अब हमारा टॉपिक है धात्विक चालकों में आवेश का प्रवाह एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि धातु क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है ना, या चालक होते हैं। ठीक है ना। धातुओं में इलेक्ट्रॉन का घनत्व 10⁻29 प्रति घन मीटर होता है। ठीक है ना। अर्थात कोई धातु का टुकड़ा ले जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, 1-1 मीटर हो। ठीक है ना। तो उस 1 मीटर आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? 10⁻29 प्रति घन मीटर। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम देख चुके हैं कि धातु क्या है। धातु जो है विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। हम देखते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, धातु के पृष्ठ पर अनियमित गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते हैं। और ये अनियमित गति किस कारण से होती है? मैंने यहाँ दर्शाया है इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, कोई चालक ले लिया है, और अनियमित गति करते हैं ये तापीय ऊर्जा के कारण, धातुओं की तापीय ऊर्जा के कारण। इसलिए इस गति को तापीय गति भी कहते हैं। ठीक है ना, धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की इस गति को तापीय गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं से ताप प्राप्त करके या ताप के कारण जो है, या तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। ठीक है ना। और तापीय गति में इलेक्ट्रॉनों की गति कितनी होती है? तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 1 सेकेंड में 10⁻6 मीटर दूरी तय करते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है, बाहर से हम कोई भी ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, वो किस ऊर्जा के कारण? तापीय ऊर्जा के कारण जो है अनियमित गति कर रहे हैं। और किसी एक दिशा में, मान लो मैं इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का गति निकालूं, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति, नेट गति या कुल गति कह सकते हैं। यदि मैं एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों की नेट गति निकालूं तो वो आएगा 0। ठीक है ना, क्योंकि गति या वेग जो है सदिश राशि है और हम सभी जानते हैं कि वो दिशा पर निर्भर करेगी। तो इस दिशा में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहे हैं तो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है। ठीक है ना, मतलब ये एक दूसरे के वेग को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। तो एक निश्चित दिशा में यदि इलेक्ट्रॉनों की गति निकाली तो वो क्या आता है? 0 आता है। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि औसत तापीय गति 0 होगी। ठीक है ना, और अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो है, इस अवस्था में धातुओं से धारा प्रवाहित नहीं होगी, धातुओं से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि इस गति के कारण जो है, तापीय गति के कारण, यदि हम किसी एक दिशा में वेग या गति निकाल रहे हैं तो वो क्या आ जा रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए जो है धारा नहीं प्रवाहित होगी। नहीं तो हम ऐसा सोच सकते, भाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं मतलब क्या होना चाहिए? धारा प्रवाहित होना चाहिए। परंतु हम निकाल रहे हैं यदि औसत वेग या औसत गति, तो वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसलिए इस स्थिति में धातुओं से धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं? एक बैटरी की सहायता से इसमें क्या करते हैं? विभवांतर उत्पन्न करते हैं, विभवांतर। ठीक है, मैंने बैटरी का धन सिरा यहाँ लगाया है, ऋण सिरा यहाँ लगाया है, तो इससे क्या हो गया? विभवांतर उत्पन्न हो गया। विभवांतर उत्पन्न होने से धन से ऋण की ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न इस दिशा में होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेश होता है, वो इस ओर गति करेंगे, धन सिरे की ओर। ठीक है ना, धन की ओर आकर्षित होंगे, तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो गति करने लग जाएंगे। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया? बैटरी लगाया,
बैटरी की सहायता से विभवांतर उत्पन्न हुआ। विभवांतर उत्पन्न होने से प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की ओर होगी, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करेंगे, धन सिरे की ओर गति करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। और ये त्वरित हो जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, त्वरित होकर गति करने लगते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनों का वेग लगातार बढ़ता नहीं है। त्वरित होना मतलब, त्वरण मतलब समझते हैं, वेग बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो है वेग कम हो जाता है, लगातार उसकी चाल जो है कम हो जाती है। वो लगातार क्या है, धन आयनों से, अब ये चालक है बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन बहुत सारे परमाणुओं से, धन आयनों से टकराते हैं गति करने के दौरान, इसलिए उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का वेग तो कम हो गया, अब सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से गति करने लगते हैं, और इस निश्चित वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या किए हमने, एक चालक है अनियमित, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है तापीय ऊर्जा के कारण तापीय गति कर रहे थे या अनियमित गति कर रहे थे। हमने बैटरी की सहायता से विभवांतर उत्पन्न किया, जिससे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उसकी दिशा इस ओर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर आकर्षित होंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है ना। त्वरित होकर वो गति करने लगेगी। अब सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग, त्वरित होना मतलब वेग का बढ़ना ही नहीं है, उनका वेग क्या हो रहा है, यहाँ कम हो जा रहा है, और सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से क्या होते हैं, गति करने लगते हैं, और इस निश्चित वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। इसको थ्योरी के माध्यम से और देख लेते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। विद्युत, कोई भी चालक है, विद्युत क्षेत्र, ये जो हम विभवांतर लगाए ना, वही विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक नियत औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। सभी इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, ये ड्रिफ्ट करेंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। अपवाह वेग का मान कितना होता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड होता है। यह मान अनियमित तापीय वेग कितना था जी, 10⁻6 अधिकतम कितना था, 10⁻6 और या 10⁵ मीटर पर सेकंड की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो तापीय वेग से कम हो गया ये। तो विद्युत धारा का प्रवाह अपवाह वेग के कारण होता है, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तापीय गति के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी क्या, नहीं। तो किस वेग के कारण धारा प्रवाहित होगी, तो अपवाह वेग के कारण धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। जब कोई भी चालक है उसमें हमने क्या लगाया है, विद्युत क्षेत्र लगाया है। विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तभी जो है अपवाह वेग या अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगते हैं और धारा प्रवाहित होती है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपवाह वेग के लिए व्यंजक। तो हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा एक चालक। तो माना कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर उसके प्रत्येक बिंदु पर E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q, यही सूत्र होता है। यहाँ E बराबर F/ हम क्या रखेंगे, Q की जगह इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है, ऋण आवेश, तो -E, ठीक है ना। इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ से F का मान निकालो तो F का मान कितना आएगा, पक्षांतर कर दो, -E × E। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो E विद्युत, इस क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F = -E × E। ऋण चिन्ह ये दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र
यदि हम इस दिशा में लगा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करता है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है ना, ये ऋण चिन्ह दर्शा रहा है, उसी को लिख भी लेंगे हम। इलेक्ट्रॉन का आवेश है तथा ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के विपरीत है। ठीक है ना, बल की दिशा भी बोल सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बल लग रहा है जी, इस दिशा में बल लग रहा है, इधर आकर्षित हो रहा है। ठीक है ना, धन सिरे की ओर। ठीक है ना, तो और विद्युत क्षेत्र इधर है। ठीक है, इसलिए विपरीत दिशा है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m ले लें तो न्यूटन के द्वितीय नियम क्या होता है, F = ma। यहाँ से a का मान निकालो त्वरण का, तो a बराबर आता है F/m, यही आता है। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे तो a बराबर आ गया मेरे पास F/m, द्रव्यमान m है। ठीक है ना, बल का मान रख देते हैं यहाँ पे, तो a बराबर आएगा, F का मान होता है -e इंटू E/m, यही आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमको त्वरण मिल गया। त्वरण क्यों मिला, त्वरण मतलब वेग में परिवर्तन। हमने विद्युत क्षेत्र लगाया है इसलिए क्या हो गया, उस पर बल लगा, पहले बल का मान निकाल लिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे, त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन अनियमित तापीय वेग के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतिरिक्त वेग प्राप्त कर लेता है। पहले से इलेक्ट्रॉन में तापीय वेग तो रहता ही है, अब हमने विद्युत क्षेत्र भी लगा दिया तो वो क्या करता है, और वेग प्राप्त कर लेता है, जिसका मान बहुत ही कम होता है। ये हम लोग देखें। ठीक है ना, किसी दिए गए समय में इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न समीकरण द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ हम गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे, v = u + at। ये है प्रारंभिक वेग v और ये है अंतिम वेग। ठीक है, a त्वरण है और t समय है। इस सूत्र की सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, तो v1 मान लो उसका अंतिम वेग है, u1 उसका तापीय वेग है। पहले उसकी गति कैसे थी, तापीय वेग था ना, तो u1 तापीय वेग हो जाएगा। त्वरण क्या है जी, a है। ठीक है ना, सभी के लिए त्वरण एक समान होगा, वेग में परिवर्तन, सभी एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं ना, तो इसलिए सभी के लिए त्वरण एक समान होगा। ठीक है, a इंटू समय यहाँ हमने ले लिया है τ1 से दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या है, उसको लिख लेते हैं। u1 क्या है, तापीय वेग है। प्रारंभिक वेग कैसा है इलेक्ट्रॉन का, तापीय वेग है। ठीक है, और τ1 क्या है, अंतिम टक्कर तक लगा समय। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के अंतिम टक्कर से जितना भी समय लगा है वो है τ1। इसी प्रकार यदि अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग संघट या टक्कर के पश्चात क्रमशः, ठीक है, v2 v3 vn हो, हमने क्या ले लिया, किसी चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n इलेक्ट्रॉन है, तो उन सभी के वेग, पहला v1 पहले के लिए, दूसरे के लिए v2 वेग, तीसरे के लिए v3 वेग और अंतिम के लिए vn। ठीक है ना, n इलेक्ट्रॉन के लिए। तो v2 का मान कितना आएगा जी, वैसे ही निकाल लो, v2 बराबर u2 + a इंटू τ2। ठीक है ना, v3 u3 a τ3। ठीक है, एंड सो ऑन। कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो vn तक निकालो, un + वेक्टर a τn। ठीक है ना, अब हम क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग। औसत वेग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत वेग से गति करते हैं और वही क्या कहलाता है, अपवाह वेग। ठीक है ना, अपवाह वेग का ही व्यंजक है, तो अपवाह वेग कैसे निकालेंगे, तो औसत वेग निकाल के। तो अतः औसत वेग v1 + v2 + v3 + सो ऑन vn/n। औसत निकालना आता है ना, जितना है उसको जोड़ दो और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो।
इस ओर क्या है, सभी u1 को एक साथ रख दो, u1 u2 u3 प्लस सो ऑन un अपॉन n प्लस वेक्टर a सभी में कॉमन है, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस सो ऑन टाउ n, ठीक है ना, अपॉन n, इसमें भी आ जाएगा अपॉन n, ठीक है। तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, औसत वेग, अपवाह वेग। उसको किससे दर्शाते हैं जी, vd से। तो vd बराबर आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन un अपॉन n प्लस वेक्टर a टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 प्लस सो ऑन टाउ n अपॉन n, ठीक है। ये देखो ये क्या होगा मान, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un अपॉन n, ये हो जाएगा शून्य। कैसे शून्य हो गया, अभी हम लोगों ने देखा था ये क्या है जी, तापीय वेग है, u1 u2 u3 un, ठीक है ना, ये सभी क्या है, तापीय वेग। और तापीय वेग का औसत निकालने से क्या आता है, शून्य होता है। किसी एक निश्चित दिशा में तापीय वेग निकालते हैं तो वो शून्य होता है, और ये औसत को दर्शा रहा है तो वो शून्य हो गया। तो vd बराबर हमारे पास क्या आ गया जी, वेक्टर a, और इसको हम क्या मान लेते हैं, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 एंड सो ऑन टाउ n अपॉन n को मैंने मान लिया टाउ, ठीक है ना। तो टाउ आ गया हमारे पास 0 प्लस ये इसका मान 0 प्लस ये वाला टर्म बचा, तो वेक्टर vd बराबर आ गया वेक्टर a इंटू टाउ। टाउ को हम कहते हैं, टाउ बराबर है ये विश्रांति काल, विश्रांति काल, ठीक है ना, विश्रांति, शांति का समय, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हो आप। इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से क्रमागत टक्कर या संघट के बीच के मध्य समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं, ठीक है। ये दो धनायन हैं, इलेक्ट्रॉन इससे, इन दोनों से टक्कर के पश्चात यहाँ देखो कुछ खाली समय बचेगा, ठीक है ना, शांति का समय, जब वो किसी से नहीं टकरा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, विश्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्रमागत टक्करों के बीच जो खाली समय है, मध्य समय अंतराल, उसको क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं, मध्य समय अंतराल को। यहाँ से हम त्वरण a का मान रख देते हैं, तो vd बराबर आ गया हमारे पास, त्वरण का मान कितना है जी, देख लेते हैं एक बार, माइनस ई अपॉन एम रख दो, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। यही जो है अभिष्ट व्यंजक है अपवाह वेग का, अपवाह वेग का अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। एक बार शॉर्ट फॉर्म में फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम कोई भी चालक है उसमें विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, मतलब बल का मान निकाल लेंगे। अब बल लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होगा, ठीक है ना, तो वेग में परिवर्तन मतलब त्वरण निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद त्वरण हो रहा है, त्वरण लग गया तो वेग में परिवर्तन निकालने के लिए वेग पहले मान लो तापीय वेग u1 था, अब क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v1 हो जाएगा। तो गति का प्रथम समीकरण उपयोग करके हम निकाल लेंगे, ठीक है, अंतिम वेग। उसके पश्चात सभी को औसत निकाल लेंगे, ठीक है।